वेलकम टू माय चैनल एसके क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग मॉडल सेट 3 देखने वाले हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए ये देख रहे हैं, आप लोग के लिए सेट ला रहे हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आपने जो अभी तक पढ़ाई किया है, क्या उनमें से कितना प्रतिशत आपको याद है या कितना भूल चुके हैं। तो जब ये हम सेट प्रैक्टिस कराएंगे तो आप इसमें से सही आंसर को मिलाते चलिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका इसमें से कितना सही होता है, जिससे हम आपका एक लेवल पता कर सकें कि आप की तैयारी कितनी है। तो चलिए बच्चों, हम बिना देर के हुए आज का जो ये सेट है मॉडल सेट 3 जो है उसे हम शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल हमारा क्या कहता है, ये आप देख सकते हैं। पहला जो सवाल है हमें कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या होता है, कौन सा होता है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो होता है उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न को देखेंगे, क्या कहता है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि जब कोई बीम अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका बनता है। तो देखिए, इसका जो आंसर होने वाला है वो फोकस पर, यानी कि जब कोई बीम अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका बनता है। तो कहाँ पर बनता है? तो फोकस पर बनता है। चौथा प्रश्न क्या कहता है हमारा कि एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है तो उसका नामांतर क्या होगा, है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.1 मीटर आएगा। तो आप इसको मिला सकते हैं अपना आंसर। 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो इसे देखते हैं कि अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए होता है सिलेंडरी लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है सिलेंडरी लेंस। 7 नंबर प्रश्न हम देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया गया है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। आप लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर ये प्रश्न आपको यानी कि देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से 1/R1 प्लस 1 यानी कि R2 प्लस 1/R3 करके इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है वह सी यानी कि 3 ओम आएगा। चलिए, चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान आपको निकालना है, यानी कि V बराबर यानी कि IR जो फॉर्मूला होता है इस पर आप जब सेट करेंगे तो आपका I जो होता है ना। तो इस तरीके से इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका 8 का जो आंसर आएगा वो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यानी कि 0.5 एम्पियर। तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नांकित पदार्थों में से कौन चालक है ना। तो एल्यूमिनियम कौन सा है? तो निम्नांकित पदार्थों में से कौन चालक है? एल्यूमिनियम। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो दोगुना हो जाएगा। विद्युत मोटर की जो दिशा होती है वह किस पर आधारित होती है? तो वो जो होती है आर्मेचर के घूर्णन पर आधारित होती है। चलिए आप अपना मिलाते चलिए, विद्युत मोटर की दिशा आधारित होती है आर्मेचर के घूर्णन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये होते हैं 7 होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त की बात की गई है? तो 7। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि CNG का उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में यानी गैस के रूप में नहीं करते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। P बराबर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा 1/f। जब इस पर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 50 सेंटीमीटर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और देखें कि हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है। आगे 15 नंबर देखिए। 14 नंबर तो हम लोग देख चुके हैं, 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये कहता है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो ये कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलनी चाहिए, तब जाकर के आपका जो पवन विद्युत जनित्र है वो चल पाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किस अणु में द्विबंधन नहीं है ना। तो ये जो होता है आपको आप देख सकते हैं, आपका 17 नंबर का जो ऑप्शन दे रखा है ये देखिए, यानी कि NH4 यानी कि NH4। ठीक है,
चलिए 18 नंबर जो प्रश्न आपका कहता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है, तो कितने होती है? तो ये होती है 3 होती है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि रासायनिक समीकरण SnCl2 प्लस Cl2 और उसके बाद फाइनल जो जवाब आता है SnCl4 में यानी कि क्या है? तो 19 का जो आप देख सकते हैं ये Cl2 जो है ऑक्सीकारक है ना। ऑक्सीकारक और अवकारक ये आप लोगों ने परिभाषा साइंस में जरूर याद किया होगा। तो यहाँ पर Cl2 क्या काम कर रहा है? तो ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है 20 नंबर प्रश्न हमारा। 20 नंबर जो हमारा प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन सा हिस्सा होता है? तो आप जानते हैं उसको रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना कहते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पोटास एलम क्या होता है? तो पोटास एलम जो होता है वह एक द्विक लवण होता है, ठीक है। 22वें नंबर प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वह NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है ना। तो गंधीय सूचक नहीं है की बात किया, ये याद रखना आपको। तो शकरकंद जो होता है वो गंधीय सूचक के रूप में नहीं आता है। चलिए 24वां प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 24 नंबर प्रश्न कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 25 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो इसका जो आंसर होगा यानी कि वो फ्लोरीन होगा, ये आप देख रहे हैं F। समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? 26 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है? तो ये हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है ना। तो ये जो है आपको पेट्रोल का जलना यानी कि वो एक दहन की अभिक्रिया है। 28 नंबर आप देख सकते हैं प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि सिलिका क्या है? तो सिलिका जो है वो है आपका उपधातु है। सिलिका क्या है? तो उपधातु है। 29 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या, अभी थोड़ा देर पहले ये प्रश्न हुआ है ना। तो ये उसकी हो जाएगी यानी कि 7। OH जो है यानी क्रियाशील मूलक कौन सा है, किसका यानी कि है ना। तो ये जो है आपको ये अल्कोहल का होता है, आपने पुस्तक में भी यानी कि क्लास 10th के साइंस में जरूर पढ़े होंगे। एल्डिहाइड 31 नंबर प्रश्न, एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये सब तो आप याद कर जाइए, एग्जाम्स में इसमें से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। CnH2n+1 इंटू CHO, किसका? तो एल्डिहाइड श्रेणी का है ये। एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+1 इंटू CHO। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 32 नंबर प्रश्न पर और देखेंगे कि क्या कहता है। तो मानव में जो है डायलिसिस होती है, ये आप जानते हैं, जब यानी कि जिसका किडनी खराब हो जाता है तो उसके लिए डायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि नेफ्रॉन किडनी का ही एक पार्ट होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। CaOH के होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। 34 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या होती है ना। तो 34 नंबर जो होती है यानी कि 0.03%, अभी भी CO2 की यानी कि प्रतिशत मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा कौन है? तो नाइट्रोजन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, यानी कि हमारा 35वां प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है वह किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो आप ये देख सकते हैं 35 नंबर प्रश्न है, तो ये चीर का है। चीर नामक एक पौधा पेड़ होता है, उसी से रेजिन प्राप्त किया जाता है। और 36 नंबर प्रश्न का देखेंगे। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो ये जो होता है 72 बार धड़कता है। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलेंगे 37 नंबर पर। वसा का दहन वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? तो ये जो होता है यानी कि आप देख सकते हैं यानी कि लसिका के माध्यम से होता है। वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? तो लसिका के माध्यम से। कवक में पोषण कौन सी विधि से होती है ना। तो ये जो होती है मृत जीवी के यानी कि मृत जीवी से होती है। कवक में पोषण कौन सी विधि से? तो मृत जीवी से। 39 नंबर प्रश्न जो कहता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ठीक है, तो ये जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है। एक पादक हार्मोन जो पौधे में वृद्धि का घटक है वह क्या होता है? तो वो ऑक्सीजन का घटक है। 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे। न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इसको माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माइलिन शीथ कहते हैं। 42 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। क्या कहता है हमारा 42 नंबर प्रश्न? तो कौन बाह्य निषेचन करता है ना। तो मेढक जो है बाह्य निषेचन करता है। एड्स किसके कारण होता है? बहुत ही इजी प्रश्न है, तो विषाणु के कारण। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ये भी आप लोगों ने बायो में जरूर पढ़ा होगा, तो XX होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा,
C12H22O11 है ना, C12H22O11। 46 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए 46 नंबर प्रश्न जो कहता है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, तो उसको नेफ्रॉन कहते हैं। अभी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्या कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। 47 नंबर प्रश्न का जो आंसर है यानी कि वो अनुमस्तिष्क होना चाहिए, अनुमस्तिष्क, ठीक है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है 48 नंबर प्रश्न हमारा कहता है तो वो वृषण में होता है, जो कि शरीर से बाहर के हिस्सा में ये होता है। चलिए 49 नंबर प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ए में यानी कि निम्न में से कौन सा है। आवर्धन का फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, यानी कि बी एम बराबर -v/u होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 50वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये 50वां प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। 51 नंबर, निम्न से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है ना। तो ये जो होता है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि देखने में छोटा होता है लेकिन क्षेत्र जो है वो ज़्यादा बड़ा कवर करता है, जैसे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसी का इस्तेमाल होता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 52 नंबर प्रश्न होगा। क्या कहता है, नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है ना। तो ये जो होता है आपका उत्तल लेंस का काम करता है। 53 नंबर प्रश्न कहता है कि नेत्र गोलक का यानी कि व्यास लगभग कितना होता है। तो ये लगभग जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है, याद रखेंगे। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि तारों का टिमटिमाने का कारण क्या होता है। तो तारे का टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। यानी 55 नंबर देखिए, यानी कि 55 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो ये जो कहता है कि इंद्रधनुष का बनना किस किस यानी प्रकाश की घटनाओं का परिणाम है ना। तो 55 नंबर जो प्रश्न है इनमें से सभी का, यानी कि अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं, है ना। 56 नंबर प्रश्न जो है तो इसमें 5 होते हैं, है ना। कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं, तो 5। 57 होता है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है ना। तो ये वोल्ट होता है, बहुत इजी क्वेश्चन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक ये भी आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, तो ये एम्पियर होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे जो कि हमारा 59 नंबर प्रश्न होगा। आइए इसको देखते हैं जरा क्या कहता है। 59 नंबर यानी कि 59 प्रश्न नंबर देखिए, कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम, आप लोग ये जरूर पढ़े होंगे 59 नंबर। 60 नंबर प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, ये तो आप लोग भी जरूर पढ़े होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं 61 पर, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, संक्षारण कहलाता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इजी होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, कौन सा ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक और अवकारक, ये परिभाषा यदि आप याद रखते हैं तो जरूर आप इसको आंसर को जो है ढूंढ पाएंगे, है ना। यानी कि 62 का जो हमारा आंसर होने वाला है, यानी कि देख लीजिए ऑक्सीकारक के बारे में पूछा गया है। तो यानी कि O2, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो ऑक्सीकारक, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करे तो अवकारक। चलिए मोमबत्ती का जो जलना होता है वो क्या कहलाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया होता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया। अगला है 2AgBr, यानी सूर्य के प्रकाश की किरण में तो क्या बनता है 2Ag और प्लस Br2। तो इसमें से उपरोक्त अभिक्रिया में से किस प्रकार की अभिक्रिया इसको कहेंगे, तो इसको कहेंगे A एवं C दोनों। आप देख रहे हैं कि वियोजन भी हो रहा है यहाँ पर और ऊष्मा शोषी भी हो रहा है, ठीक है ना। वियोजन आप लोग जरूर पढ़े होंगे ये अभिक्रिया, तो ये दोनों प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे 65 नंबर पर कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। 65 नंबर में तो वो है ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण की वजह से हमारा भोजन शरीर में पेट में पचता है। 66 नंबर की धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, तो ये होते हैं भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं, तो भस्म। लिटमस पेपर इनमें से प्राप्त होता है, तो आप देख सकते हैं यानी कि A एवं B दोनों, देखिए थाइलोफाइटा से भी प्राप्त होता है और लीचेन से भी प्राप्त होता है। 68 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एकदम VVI क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, है ना। तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। NaOH 69 नंबर प्रश्न आप देखिए, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह क्या है, तो वह भस्म होता है, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अम्लीय वर्षा में वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है ना। तो ये जो होता है 5.6 से कम होता है। 71 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो 71 नंबर में दही होता है, दही जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 72 नंबर क्या कहता है कि मानव शरीर का रासायनिक शारीरिक तापमान कितना होता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, तो सभी लोग जानते हैं, यानी 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए 73 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। क्या कहता है कि कौन सा अंग जो है उत्सर्जन से संबंधित नहीं है ना। तो ये जो है आपको अग्नाशय जो है उत्सर्जन से संबंधित नहीं है, क्योंकि उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसको बाहर करने वाले अंग, जो कि अग्नाशय उसमें नहीं आता है।
अगला प्रश्न की ओर चलेंगे तो क्या कहता है कि पित्त रस यानी स्रावित होता है, तो कहाँ पर स्रावित होता है, तो लीवर में, ठीक है ना, यकृत में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे 75 नंबर की पाचन तंत्र का सबसे बृहत अंग क्या होता है, तो यकृत होता है जिसको लीवर कहते हैं। हमारे जो भी भोजन हम लोग करते हैं उसको पचाने का काम कौन करता है, तो हमारा लीवर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, 76 नंबर प्रश्न, तो 120/80 होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, यानी कि 77 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो ये देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम्स नहीं होती है, तो 77 यानी कि पित्त रस में कोई एंजाइम्स नहीं होती है। 78 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, उपरोक्त सभी चाहिए हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश। स्वपोषी का मतलब वैसे स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं स्वपोषी पोषण वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे, है ना, वह स्वपोषी पोषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 79 प्रश्न जो है वह कहता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज में जो होते हैं यानी कि वह 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे 80 नंबर प्रश्न जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होगा, कि देखिए कहता है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो देखिए इसमें होते हैं 2 होते हैं, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2 होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यानी कि मॉडल सेट 3 को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें से कितना नंबर आ रहा है, तो इसी से आपका लेवल पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। फिर हम आपके लिए अगला मॉडल सेट लेकर के बहुत ही जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत हमेशा कंटिन्यू करते रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए और अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिए, यही हमारी कामना है, यही हमारी इच्छा है। तब तक के लिए बच्चों हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।